दिया जाता है ईयर लोब का, ये इस वजह से दिया जाता है कि कुछ ना कुछ वेरिएशन जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन होती रहती है और जो कि ज़रूरी भी है। जैसे हमने ये कहा कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स अगर हम पीछे 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 जनरेशन, एक एक जनरेशन पीछे जाते जाएं और हम कई हज़ार साल पहले या मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले चले जाएं, तो ये साइंटिफिकली ये बताया जाता है कि हमारे ह्यूमन बींग्स के जो एंसेस्टर्स थे वो सबके सब एप्स थे, ठीक है, एप्स थे, बंदर थे, ठीक है। और वो धीरे 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 उनकी बॉडी में वेरिएशन आता गया। बॉडी में वेरिएशन क्या आता गया कि जो पहले जो मंकीज़ थे या एप्स थे उनकी कमर झुकी हुई थी, फिर धीरे धीरे जो उनके स्पाइन थी, स्पाइन धीरे धीरे टाइम के साथ वेरिएशन ये आता गया कि सीधी होती चली गई, ठीक है। अब उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेड भी हैं और कुछ ऐसे ही हैं, कहानियाँ ये हैं कि भाई जंगलों में घूमते थे, तो जंगलों में घूमते थे तो पेड़ पौधे से कोई चीज़ खानी है तो वो खाने के लिए ऊपर उठना पड़ता था, ऊपर उठना पड़ता था तो वो किसी एक जो बंदर है उसकी कमर थोड़ी सी सीधी हुई, तो फिर पता चला कि उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स है नेक्स्ट जनरेशन उसकी कमर भी सीधी हो गई, फिर और 2-3 जनरेशन बाद थोड़ी और सीधी हुई, फिर सीधी हुई, फिर सीधी हुई, सीधी होती चली गई। दूसरी चीज़ ये बताई जाती है कि जो मतलब एप्स थे, एप्स को लैंग्वेज की कोई लैंग्वेज वगैरह थी ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो कुछ बोलने का था ही नहीं, सब चुप चुप ही रहते थे, ठीक है। तो अब जब लैंग्वेज आ गई, अब लैंग्वेज कैसे आई, लैंग्वेज ऐसे आई कि धीरे धीरे जो एप्स हैं, एप्स का ही दिमाग डेवलप होता गया। तो ये भी कहा जाता है, अच्छा वैसे ये डॉक्यूमेंटेड है कि अगर हम कमर मोड़ कर अगर हम बैठने लगे या कमर मोड़ कर अगर हम पढ़ने का काम करेंगे तो हमारा दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा। ये कहते हैं कि कमर अगर सीधी है तो स्पाइनल कॉर्ड ही है जो न्यूरॉन्स सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है और वहाँ पर फिर ब्लड का फ्लो बहुत प्रॉपर होता है, तो फिर ब्रेन जो है उसकी इमेजिनेशन पावर, उसकी थिंकिंग पावर, उसकी एनालिटिकल पावर, इंटरप्रिटेशनल पावर, ये पावर्स बढ़ती चली जाती हैं। जब बढ़ती जाती हैं ये पावर्स तो हम अच्छे से सोच सकते हैं, हम अच्छे से नई चीज़ इमेजिन कर सकते हैं। कोई भी काम अगर मुझे करना है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे पढ़ाई ही करनी है तो पहले मैं इमेजिन करूँगा। इमेजिन करते हैं ना हम किसी भी चीज़ को कि भाई नहीं मुझे वो अपनी एक नोटबुक बनानी है, इसकी बुक अच्छा, वो वाली बुक अच्छी है, तो वो मेरे इमेजिनेशन में, वो माइंड में मेरे स्टोर होता जा रहा है। नहीं तो अगर कोई कह दे कि भाई तुम्हें पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, तो अगर मान लो हमारी सोचने की शक्ति ही नहीं है, कुछ हम सोच ही नहीं सकते, तो हम मतलब कैसे काम करेंगे। भाई दिमाग में ये आता है ना कि अगर पढ़ना है तो पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए, बुक चाहिए, लाइट चाहिए, एक रूम चाहिए, गर्मी लग रही है तो फैन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं, तो वो चीज़ें सब दिमाग में स्टोर होती हैं। तो ये कहा गया कि धीरे 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 जो एप्स थे, एप्स जो हैं उनकी कमर जब सीधी होती गई तो ब्लड फ्लो बढ़ता चला गया दिमाग की तरफ, और इसीलिए ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो उनकी सोचने की काबिलियत है, जो उनकी सोचने की शक्ति है, वो और किसी की नहीं है, ठीक है, किसी भी जानवर की उतनी नहीं है। और ये कहा जाता है कि जो ग्रेटेस्ट इमिटेटर है ऑन दिस अर्थ वो मंकी है आज भी, कि हम अगर कैप पहन कर कैप फेंकेंगे तो मंकी के सर पर भी अगर कैप है तो वो भी फेंकेगा, हम उसको घुड़की देंगे तो वो भी हमको उल्टा घुड़की देगा, तो बहुत ज़बरदस्त नकल करता है जो मंकी होता है। तो ये कहते हैं कि क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर हैं तो कहीं ना कहीं उनकी और हमारी बुद्धि का जो लेवल है वो मिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन आज भी हम जो शब्द बोलते हैं, जानवर जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो शब्द नहीं बोल पाते। तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स में, इवोल्यूशन हालांकि चैप्टर इसमें अब आगे जो पोर्शन है वो कट गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो भी। तो इवोल्यूशन में मतलब कई थ्योरीज ऐसी हैं। डार्विन की एक थ्योरी ये कहती है इवोल्यूशन में कि कुछ जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो ये जबड़ा होता है, जो मतलब पूरा जो जॉ होती है, जॉ लाइन, वो कहीं ना कहीं डोंकी जैसा होता है। तो ये कहते हैं कि जो इवॉल्व होकर आए हैं ना मिलियंस ऑफ ईयर्स से, ये शायद डोंकी थे इसके एंसेस्टर्स, इसके एंसेस्टर्स डॉग थे, इसके एंसेस्टर्स मंकी थे, इसके हॉर्स थे। तो एक थ्योरी ये भी चलती है कि आज जो डोंकी है या आज जो हॉर्स है, धीरे 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 आज से कई मिलियन ईयर्स के बाद में ये भी इवॉल्व हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स की तरह। और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, क्या हमारा इवोल्यूशन रुक गया? इवोल्यूशन मतलब चेंजिंग, जो लाइफ साइकिल आगे चल रही है, नहीं रुका नहीं है। शायद आज से मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ बाद हमारे जो हमारे सक्सेसर्स होंगे, उनके भी सक्सेसर्स जो ऑफस्प्रिंग्स होगी, शायद वो एलियंस जैसी दिखाई दें। ठीक, ये गूगल पर भी अवेलेबल है ये चीज़ कि ह्यूमन बींग्स की जो ऑफस्प्रिंग्स होगी वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में वो शायद उनके सर बहुत बड़े हो जाएंगे,
उनके हाथ पैर बहुत छोटे हो जाएंगे। क्यों? धीरे 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 जैसे सोचने की शक्ति बढ़ती जा रही है इंसान की, तो उसके सर का साइज बढ़ता जा रहा है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि अब सर का साइज ज़्यादा बड़ा होने लगा लोगों का जितना पहले होता था। तो ये सारी थ्योरी तो अलग चीज़ है, पर ये कहा जाता है कि ये जो चेंजेस होते हैं ना, चेंजेस आर ऑलवेज फॉर गुड। और चेंजेस को हम बोलते हैं, एक चीज़ होती है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होते जाना, इकट्ठा होते जाना। फॉर एग्जांपल मेरी अगर उंगलियां लंबी हैं तो मैंने देखा अच्छा पापा की भी उंगलियां लंबी हैं, पापा के नेल्स भी मेरे जैसे दिखते हैं। फिर मैंने देखा ग्रैंडफादर, तो मैंने कहा नहीं ग्रैंडफादर के तो नेल्स कुछ अलग हैं। फिर देखा ग्रैंडमदर, अच्छा दादी की साइड से पापा को आए, पापा के साइड से भी मेरे को आ गए, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि भाई धीरे 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 ये जो चीज़ें हैं ना ये इकट्ठी होती जा रही हैं, इकट्ठी होती जा रही हैं। और कुछ लोग कहते हैं किसी किसी के परिवार में होता है कि भाई कान बहुत बड़े बड़े हैं, सभी के कान बड़े हैं। मेरे ना दादा के भी बहुत बड़े, परदादा के भी बहुत बड़े थे। तो ये क्या है? ये एक्यूमुलेशन है, इकट्ठा होना। एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक इकट्ठी होती जा रही है। हमारे पूरे खानदान में इकट्ठा हो गया, हमारे खानदान में सबकी नाक बहुत लंबी लंबी है, ये इकट्ठा हो गया। नहीं जी, मेरे खानदान में सबके कान बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये एक्यूमुलेशन है। फिर क्या होता है, 4-5 जनरेशन के बाद में कान अचानक से छोटे हो जाते हैं, कान अचानक से छोटे हो जाते हैं। फिर मैंने कहा यार पापा के भी कान बड़े हैं, मम्मी के भी कान बड़े हैं, मेरे कान छोटे कैसे हो गए? तो रीज़न क्या होता है उसका? उसका रीज़न ये होता है वेरिएशन। वेरिएशन कैसे हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके के जीन्स होते हैं। एक जीन्स होता है डोमिनेंट जीन्स, एक होता है रिसेसिव जीन। डोमिनेंट का मतलब क्या है? एक वो जीन जो अपनी प्रेजेंस को बार बार बाहर आ आकर दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जो मुझे बुरा लगना चाहिए था, मेरे पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बोल दिया ठीक है, इधर से सुना निकाल दिया, दिमाग में रखा ही नहीं, टेंशन ही नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं। उसने कह दिया तू तो अजीब गधा आदमी है, भाई तेरे को तो अकल ही नहीं है ना। तो मैंने कहा थैंक यू, बस मैं निकल गया वहाँ से। अब जो दूसरे ने कहा मैं तुझे बताता हूँ, गधा बोला मेरे को, तू गधा, तेरे घर वाले गधे, तेरा बाप गधा। उसने उल्टा बोला और बस हो गया लड़ाई झगड़ा शुरू, ठीक है। तो ये क्या है चक्कर? ये सारा का सारा चक्कर क्या है? ये चक्कर है बिहेवियर का। ये बिहेवियर का, बिहेवियर कहाँ से आया? बिहेवियर आ गया हमारे एंसेस्टर्स से। मम्मी को भी गुस्सा आता है, पापा को और भयंकर गुस्सा आता है, पता चला बच्चा और डबल हो गया, उनसे भी ज़्यादा गुस्से वाला हो गया, उसको और ज़बरदस्त गुस्सा आता है, ठीक है। वो बचपन से ही पता चल जाता है भाई इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है। मम्मी बड़ी कूल है, पापा भी बड़े कूल हैं, दोनों को कोई गुस्सा आता ही नहीं। किसी ने कुछ बोल भी दिया तो और उल्टा हंसने लगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बच्चे को बड़ा भयानक गुस्सा आ रहा है, फिर ये कहते हैं यार ये बच्चा किस पर गया है ना तो मुझे गुस्सा आता ना तुम्हें गुस्सा आता, इसको कहाँ से आ रहा है? तो क्या है कि जब जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, हम यहाँ पर हेरिडिटी करेंगे फिर रिप्रोडक्शन देखेंगे, तो जब जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है तो ये है कि अगर मम्मी को बड़ी तेज गुस्सा आता है तो ऐसा नहीं है कि मम्मी कभी शांत रहती ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गुस्से में रहती है, नहीं ना, कभी कभी शांत भी होती हैं। तो क्या है कि जीन्स जो है, जीन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, जीन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, तो वो पेयर में होते हैं। तो 2 जीन्स हैं, एक गुस्से आने वाला जीन हमारी बॉडी में डोमिनेंट जीन है, ठीक है, तो इसका मतलब हमको बहुत तेज गुस्सा आएगा। इसी तरह से मम्मी को गुस्सा नहीं आता, तो मम्मी की बॉडी में जो जीन्स हैं रिएक्शन वाले जीन्स, कि अगर कोई मुझे बुरा बोलेगा तो मुझे क्या किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, तो 2 तरीके के जीन्स मम्मी की बॉडी के अंदर हैं। कैसे? एक तो गुस्से वाला और एक शांत वाला। अब मम्मी की बॉडी में जो शांत स्वभाव वाला जो जीन्स है वो डोमिनेटिंग है, वो डोमिनेटिंग है, तो इसीलिए मम्मी को गुस्सा आता ही नहीं है, कभी भी शांत रहती हैं हमेशा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि गुस्से वाला जीन बॉडी में है नहीं, पड़ा हुआ है, चुप पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं रिसेसिव जीन। जो अपनी प्रेजेंस दिखाता नहीं है उसको बोलते हैं रिसेसिव जीन, ठीक है। चलिए जी, अब जो फादर है, फादर को भी गुस्सा नहीं आता, वो भी बड़े शांत है, तो फादर का भी जो गुस्से वाला जीन है वो रिसेसिव जीन है, वो शांत पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर। लेकिन जब दोनों के कॉम्बिनेशन से बच्चा हुआ, वो जो बच्चा था उसने क्या करा कि मदर का भी रिसेसिव वाला जीन ले लिया, तो बच्चे के अंदर भी, तो बच्चा भी तो इंसान है, तो बच्चे के अंदर भी तो पेयर ऑफ जीन्स ही जाएगा ना, पेयर जाएगा। तो मदर की बॉडी में रिसेसिव जीन कौन सा था? गुस्से वाला। रिसेसिव जीन मदर के पास से बच्चे के अंदर वो गुस्से वाला जीन आ गया। फादर के पास से वहाँ पर भी जो गुस्से वाला जीन था वो रिसेसिव पड़ा हुआ था, वो भी बच्चे के अंदर आ गया। अब बच्चे के अंदर शांति वाला जीन्स है ही नहीं, अब उसके अंदर शांति वाला जीन्स नहीं, अब गुस्से वाला ही जीन्स है। तो किसी ने कुछ भी कह दिया उसने भड़कना ही भड़कना है, उल्टा उसको गुस्सा ही करना है। तो ये चीज़ क्या है? ये है वेरिएशन। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि अगर वेरिएशन हो रहा है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर वेरिएशन हो रहा है, तो वो जो वेरिएशन है वो वेरिएशन अच्छा है।
वो वेरिएशन एग्जिस्टेंस में हेल्प करता है। अगर वेरिएशन ना हो, अगर सिर्फ एक्यूमुलेशन ही होता चला जाए तो एग्जिस्टेंस टफ हो जाता है और धीरे धीरे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा, आप लोग जिस एज में, आपने कई बार सुना होगा, यार हम तो तेरी उम्र में बड़ा पढ़ते थे, तेरा तो बिल्कुल ही मतलब पता नहीं तेरा दिमाग कहाँ रहता है, तू तो बैठे बैठे सो जाता है, तेरा पता नहीं कहाँ दिमाग है, हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि फादर ये कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं था ऐसा, तू बड़ा नालायक है ना। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई फादर नहीं थे ना, आप हो। तो वो क्या हुआ, वो उनका रिसेसिव जीन आ गया, वो बहुत पढ़ते थे तो ना पढ़ने वाला रिसेसिव जीन बॉडी में पड़ा हुआ था, वो हमारे अंदर आ गया। अब ये थ्योरी बता मत देना घर पर जाकर, पता चले इस पर ही डांट पड़नी शुरू हो जाए कि नहीं जी मेरे अंदर रिसेसिव जीन आ गया आपका, इसलिए मैं नालायकी दिखा रहा हूँ तो मैं अच्छे वाला जीन्स भी पड़ा हुआ है शांति से, है ना। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये जो वेरिएशन है ये एग्जिस्टेंस में हमारी मदद करता है। एग्जिस्टेंस में कैसे मदद करेगा, अब ये देखिएगा कि जो जिराफ है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है तो हमेशा ऐसे ही रहती है गर्दन, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर मान लीजिए जो ट्रीज़ हैं, तो ट्रीज़ भी लिविंग थिंग्स हैं। अगर ट्रीज़ का साइज़ एक मतलब स्पैन ऑफ टाइम के बाद अगर ट्रीज़ का साइज़ छोटा होने लगेगा तो जिराफ को चाहते हुए या ना चाहते हुए उसको एग्जिस्टेंस के लिए मुड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको गर्दन हमेशा ऊपर ही रखनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे जो ट्रीज़ का साइज़ पहले हुआ करता था आजकल वो साइज़ नहीं होता। तो ट्रीज़ का साइज़ भी आजकल उतनी ऊंचाई तक ट्रीज़ नहीं जाते, एक लेवल तक जाते हैं। जंगलों में कहीं जाते हो तो जाते हो, लेकिन मतलब अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो अर्बन एरियाज़ हैं या सेमी अर्बन या सेमी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ट्रीज़ बहुत लंबे नहीं होते, तो वहाँ पर जिराफ भी नहीं होते। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सेमी अर्बन या सेमी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ से या तो एक्सटिंक्ट हो गए जिराफ, एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो गए, मर गए, आगे पैदा ही नहीं हुए, मतलब उनकी आगे ऑफस्प्रिंग्स पैदा ही नहीं हुई, ठीक है। और या फिर अगर कहीं पर हैं जिराफ्स तो वो जो जिराफ्स हैं टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि उनकी गर्दन फ्लेक्सिबल होनी शुरू हो गई, यानी कि उनकी बॉडी में वेरिएशन आना शुरू हुआ। तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन ऑलवेज हेल्प्स यू इन योर एग्जिस्टेंस। वेरिएशन हमेशा एग्जिस्टेंस में हेल्प करता है। जैसे पिजन्स हैं, जिंदा हैं, अभी क्रोज दिखाई देते हैं, क्रोज दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। शायद जब आप छोटे थे तब 2-4 दिख जाते हो, ठीक है, और हो सकता है ना दिखते हो। मैं जब छोटा था तब खूब दिखते थे, डेली घर में कौवा और कबूतर जरूर आता था, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, अब इसमें हम ये बोलते हैं कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अब एटमॉस्फेयर में हैं, उनसे आप नहीं बच सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आप नहीं बच सकते। भाई मोबाइल फ़ोन्स तो रहेंगे, इंटरनेट रहेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम नहीं बच सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वो उनकी बॉडी अडेप्ट कर नहीं पाई क्रोज की, तो क्रोज धीरे धीरे ख़त्म हो गए। काइट भी नहीं दिखती, वो भी ख़त्म हो रही है। वल्चर एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म ही हो गए, है ही नहीं वल्चर। कोई इक्का दुक्का दिखाई दे गया तो समझ लेना और 2-4 साल में वो भी मर जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है कि उनकी बॉडी में, उनकी ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशन आया नहीं। वेरिएशन क्या है, अडेप्टिबिलिटी फॉर चेंज, कि चेंज आ रहा है एटमॉस्फेयर में तो आप अडेप्ट नहीं कर पाए उसको। जब आप अडेप्ट नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी ऑफस्प्रिंग्स जो है वो धीरे धीरे पैदा नहीं होंगी, या फिर पैदा हुई हैं तो वो बेचारी मर जाएंगी, ठीक है। और इसी को हम ये बोलते हैं धीरे धीरे एक्सटिंक्शन होना। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना किसी भी प्रजाति का। तो इसका मतलब ये है कि जो वेरिएशन है, वेरिएशन नेसेसरी है, वेरिएशन अगर नहीं होगा तो हम आगे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम हेरिडिटी की स्टार्टिंग करते हैं। हेरिडिटी की स्टार्टिंग में हमको ये देखना है कि ट्रेड्स क्या होते हैं। ट्रेड्स होती हैं हमारी जनरल बिहेवियर, जनरल हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर किसी के बाल सीधे सीधे हैं, स्ट्रेट, हस्बैंड के भी, वाइफ के भी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा होगा उसके बाल कर्ली ना हो। बच्चे के बाल कर्ली हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड के भी बाल कर्ली हों, वाइफ के भी बाल कर्ली हों, लेकिन बच्चे के बाल स्ट्रेट हो। ब्लैक कलर बाल हैं, हस्बैंड के भी ब्लैक कलर के बाल हैं, वाइफ के भी, तो बच्चे के बालों का कलर ब्राउन हो सकता है। वो क्या है, वो सारा का सारा डोमिनेंट और रिसेसिव जीन का कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, ठीक है। हम ये कई बार आपने कई केसेस ऐसे देखे होंगे। आमिर खान का केस आप देख सकते हो। आमिर खान की हाइट बहुत कम है, उसकी वाइफ की भी हाइट बहुत कम है, ठीक है, और जो लड़का बड़ा लंबा है 6 फुट से भी ऊंचा, ठीक है।
तो वो क्या है, वो रिसेसिव जीन का कमाल है। रिसेसिव जीन का कमाल क्या है कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ बहुत छोटे छोटे हैं हाइट में, लेकिन उनका बच्चा बड़ा लंबा है, तो वो क्या है कि उनका रिसेसिव जीन्स आपस में कंबाइन हो गए। उसका रेशो भी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। रेशो क्या होता है, रेशो 3:1 होता है। मतलब 75% चांसेस होते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों छोटे छोटे हैं तो बच्चे भी छोटे ही होंगे, ठीक है। लेकिन 25% चांसेस होते हैं कि बच्चे लंबे हो जाएं, ठीक है। तो वो हम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पर जनरेशन आफ्टर जनरेशन बहुत जनरेशन्स होती हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ 3 जनरेशन की बात करनी है। सबसे पहली जनरेशन जो है उसको हम पेरेंट जनरेशन बोलते हैं, अगली जनरेशन को F1 जनरेशन और उससे अगली जनरेशन को F2। मैं इसको जो है इस तरह से कोरिलेट करूँगा कि 3 जनरेशन की बात क्यों करी जा रही है, क्योंकि 3 जनरेशन को हम इजीली पढ़कर अपनी रियल लाइफ से कोरिलेट करके देख सकते हैं। कैसे, ग्रैंड पेरेंट्स पहली जनरेशन, पेरेंट्स दूसरी जनरेशन और हम तीसरी जनरेशन, ठीक है ना। अच्छा, और आगे वाले टाइम में अगर चलें, अगर हम अपने अपने पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स के पेरेंट्स तो हैं, लेकिन शायद उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि एज फैक्टर होता है, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होंगे। तो अगर किसी एक ऐसे इंसान की बात करें कि जिसके पेरेंट्स हैं और फिर उसके बच्चे हैं, ठीक है, तो वो भी 3 जनरेशन तक को देख सकता है। तो 3 जनरेशन ऐसी होती हैं जिनको हम देख सकते हैं खुद अपनी आंखों से। तो हम 3 जनरेशन ही, हमारे सिलेबस में 3 जनरेशन है। पहली को बोलते हैं पेरेंट जनरेशन, दूसरी को बोलते हैं F1 जनरेशन, तीसरी को बोलते हैं F2 जनरेशन। मतलब पेरेंट मतलब दादा दादी, और F1 जनरेशन मतलब मम्मी पापा, और F2 जनरेशन मतलब हम और हमारे भाई बहन, ठीक है। चलिए अब आप नोट करेंगे इसमें सबसे पहले द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स। पहला पॉइंट, द ट्रांसमिशन ऑफ characters or traits from the parents to their offsprings, from the parents to their offsprings। ऑफस्प्रिंग्स क्या होता है बेटा, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। मतलब अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के बच्चों को कहा जाएगा कि ये पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स हैं। हम अपने मम्मी पापा की ऑफस्प्रिंग्स हैं, आप अपने मम्मी पापा की ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक। तो द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। कोई कहता है मेरे को मीठा बहुत पसंद है, मेरे भाई बहनों को सबको मीठा बहुत पसंद है, तो हम ये कह देते हैं भाई हेरिडिटी है, पेरेंट्स से चली आ रही है, ठीक है। कह देते हैं ना ऐसा कि भाई हमको ये चीज़ बहुत पसंद है, तो हेरिडिटी है भाई, ये तो चला आ रहा है, हमारे पुश्तों से चला आ रहा है। हालांकि हमने 2 पुश्तों से ऊपर पुश्त देखी नहीं है, पर कह देते हैं जी पुश्तों से चला आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट in the sex cells or gametes of the parents. जो ये सेक्स सेल्स होते हैं, इसमें आप लिखें सेक्स सेल्स फॉर मेल्स, इसको बोलते हैं स्पर्म सेल्स, फॉर फीमेल्स इसको बोलते हैं
ओवम और एग्स। तो ये जो सेक्स सेल्स हैं, इसी के अंदर समझ लीजिए, इसी के अंदर सारी की सारी कोडिंग हो रखी है। इसी के अंदर हमारी पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन, पूरी फैमिली की हेरिडिटी, कि किसके ब्राउन हेयर हैं, ब्राउन आइज हैं, स्किन कलर कैसा है, हाइट कैसी है, ठीक है, बोलने का तरीका कैसा है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं बड़ी साइंटिफिकली इसके अंदर स्टोर रहती हैं, ठीक है, चाहे फिर वो मेल्स हो चाहे फिर वो फीमेल्स हो। नेक्स्ट 10। तो बार बार अगर या तो सेक्स सेल्स बोलिए बार बार, ठीक है, और या फिर उसी को आप शॉर्ट में गैमीट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 10 गैमीट्स। गैमीट्स मतलब सेक्स सेल्स। 10 गैमीट्स constitute the link between gametes constitute the link between thus gametes constitute the link between one generation and the next. Between one generation and the next. One generation and the next, comma, and pass on the paternal ब्रैकेट में लिखें फादर्स and maternal mothers characters or traits to the offspring. Characters or traits to the offspring। तो ये गैमीट्स ही हैं जो इस इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इस इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। उसके बाद the offsprings are never a true copy of the parents। The offsprings are never a true copy of the पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे दिखाई दे ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा बहुत ये रहता है, अगर मान लीजिए कोई ये कह देता है कि भाई जनरली 50-50% रहता है कि थोड़ा सा बच्चा मदर जैसा दिखता है, थोड़ा सा फादर जैसा दिखता है। हाँ, जब कभी ये रेशो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि भाई 70% आप फादर जैसे दिख रहे हैं, 30% मदर जैसे, तो कह देते हैं भाई ये तो अपने बाप पर गया है, ठीक है। 70% आप मदर जैसे दिख रहे हैं, 30% फादर जैसे, भाई ये तो अपनी माँ पर गया है, तो ऐसे कह देते हैं। लेकिन कभी भी ट्रू कॉपी नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्टली फादर और जैसे वो बाहुबली में दिखा दिया था बाप और बेटा बिल्कुल सेम, चेहरा भी सेम, बिल्ड भी सेम, तो वो सिर्फ फिल्मों में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स the differences in the characters or traits among the individuals, the differences in the characters or
traits among the differences in the characters or traits among the individuals of a species is called variation. The differences in the characters or traits among the individuals of a species. स्पीसीज का मतलब हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, हम बिल्कुल अपने फादर जैसे नहीं हैं, हम बिल्कुल अपनी मदर जैसे नहीं हैं, लेकिन फादर और मदर का एक कॉम्बिनेशन है तो जो हमको बिल्कुल एक अलग एंटिटी, एक अलग आइडेंटिटी बना देता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन में वेरिएशन है, ठीक है, वो एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन का वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब बदलाव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द मोस्ट famous example of variations in human beings the most famous example of variations The most famous example of variations in human beings is our ears. इसमें लिखें the lowest part of our ear is called earlobe. The lowest part of our ear is called earlobe. In most of the people, the earlobe is hanging. In most of the people, the earlobe is hanging. And it is called free earlobe. And it is called in most of the people, the earlobe is hanging and it is called free earlobe. In some people, however, the earlobe is closely attached to the side of the head. The earlobe is closely attached to the side of the head and it is called attached earlobe. Side of the head. And it is called attached earlobe. तो ये एक एग्जांपल है वेरिएशन का। तो वेरिएशन का एग्जांपल में हमने ये देखा कि जो फ्री ईयरलोब है, फ्री ईयरलोब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में
चाहे फिर वो इंडिया की हो, चाइना की हो, पाकिस्तान की हो, कहीं की भी हो पॉपुलेशन, वहाँ पर जो ईयर लोब है, ये जो नीचे वाला हिस्सा लोवेस्ट पार्ट, ये लटका हुआ होता है, फ्री होता है, ठीक। लेकिन कुछ लोगों में ये चिपका हुआ पाया जाता है, यानी कि अटैच्ड ईयर लोब होता है। फिर लिखें एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। ये मिटा रहा हूँ जैसे मैं। Accumulation of variations. The significance of a variation shows up only the significance of a variation shows up the significance of a variation shows up only if it continues to be inherited, only if it continues the significance of a variation shows up only if it continues to be inherited by the offspring for several generations. By the offspring for several generations. The significance of a variation. वेरिएशन की सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। वेरिएशन कब ज़रूरी हो जाती है? वेरिएशन तब ज़रूरी हो जाती है कि एक परिवार है, फॉर एग्जांपल सोचिएगा कि एक परिवार है, उस परिवार में जितने भी लोग हैं, सबकी हाइट जो है वो बहुत कम हाइट है सबकी। तो सिग्निफिकेंस मतलब फिर इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है वेरिएशन की, कि भाई इस परिवार में शुरू से लेकर आखिर तक सबकी हाइट बहुत कम है। तो फिर एक ना इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है वेरिएशन की, कि भाई अब हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार में आगे अगर कोई बच्चा पैदा हो तो थोड़ा सा लंबा हो, उसकी हाइट थोड़ी सी नॉर्मल हाइट से थोड़ा सा, जो नॉर्मली हमारे परिवार में चलती आ रही है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये कब होता है? जब जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एक टाइम के बाद धीरे धीरे करके उसमें भी वेरिएशन आती है, तो फिर ऐसा हो जाता है कि भाई धीरे धीरे करके अगर वेरिएशन आनी बंद हो जाएगी तो फिर एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। आपने सुना होगा कि किसी के परिवार में अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो कहते हैं मम्मी को भी था, पापा को भी था, मुझे भी हो गया, बच्चों को भी हो गया, सबको हो गया, ठीक। तो उसकी ना इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि भाई अब मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन में डायबिटिक ना हो कोई भी, ठीक। तो ये एक ना वेरिएशन है, ये संसार का नियम है, चलता है, चेंज चलता है, ठीक है। तो अब आगे आप अगला टॉपिक, इसी में अगला पॉइंट नोट करेंगे कि यही जो मैं बता रहा हूँ कि एग्जिस्टेंस के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, वो नोट करें। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीसीज, द ग्रेट एडवांटेज of variation to a species is that it increases the chances of its survival. Is that it increases the chances of its survival.
chances of its survival in a changing environment. In a changing environment. ठीक है, हाइट का एग्जांपल लिया, हाइट का एग्जांपल यहाँ पर बहुत आता है, ठीक है, प्लांट्स में भी बताते हैं, टॉल और ड्वार्फ प्लांट, ठीक। तो अच्छा, आप लोगों ने जैसे मान लो कभी किसी की हाइट देखी हो, मैक्सिमम हाइट कितनी देखी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी देखी होगी, ऐसे ही पूछ रहा हूँ टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, 6 फुट देखी होगी, 6 फुट 2 इंच देखी होगी शायद, 6 फुट 3 इंच बताते हैं अभिषेक बच्चन की हाइट है, उससे लंबा कोई है नहीं फिल्मों में, बस इतनी है ना, ठीक है। यहाँ देखा कोई लंबा, यहाँ देखा है सोसाइटी में कोई, ये मैंने जानबूझकर यहाँ मार्क कर रखा है, वो हाइट है यहाँ पर, एक स्टूडेंट आता है 12th क्लास में, वो दिखाई दे रहा है, नाम लिखा हुआ है उसका, आदित्य तिवारी है ना, वो जो लिखा हुआ है, इसकी 6 फुट 5 इंच हाइट है, 6 फुट 5 इंच विदाउट शूज़ है ये हाइट, ठीक है। तो कभी भी अगर मतलब मैंने अपनी लाइफ में अपनी जितनी मेरी अभी तक की लाइफ है उसमें WWF में तो देखे बड़े लंबे लंबे, ठीक है, लेकिन कैमरा में कहाँ उतना पता चल पाता है, जब आप रियल में जब तक नहीं देखें तो इसको ये जो दरवाज़ा है इससे ऐसे झुक कर आना पड़ता है, झुक कर आता है। और जो जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना अपनी जीन्स या ट्राउज़र वगैरह खरीदने, बनवानी पड़ती है उसे, मिलती नहीं है साइज़ की, कहता सर वो कैमरी लगती है अगर पहन लेता हो तो अब मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि मम्मी पापा की हाइट कितनी है, तो मैंने पापा को तो देखा है उसके, वो बाइक पर कई बार देखा रास्ते में कि वो आगे बैठा रहता है, पापा पीछे, मैंने कहा पापा की तो उतनी हाइट नहीं है, वो कहता मम्मी की हाइट ज़्यादा है, पापा से ज़्यादा है, मैंने कहा अच्छा, मम्मी की अच्छी हाइट है। तो वहाँ से भी मैंने ये देखा कि ये भी वेरिएशन ही है एक तरीके का, कि उनकी भी हाइट कितनी है, 5'8" होगी, मैक्सिमम 5'9" होगी, कितनी होगी, है ना, लेकिन 6 फुट 5 इंच भाई कहाँ। तो ये जो है ये भी एक वेरिएशन है, तो ये भी सर्वाइवल की एक मतलब अच्छी पहचान है, ये अगर वेरिएशन नहीं होगा तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, अगला देखते हैं, इसमें फिर हम बात करेंगे क्रोमोसोम की। तो ये मैंने यादगार के तौर पर ये यहाँ पर मार्क करा है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आगे कोई इससे लंबा कभी मेरी लाइफ में कोई मैं किसी से मिलूंगा। 6'5" लिमिट होती है भाई, बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब इस चेयर पर भी ना यहाँ वहाँ बैठेगा यहाँ तक पैर आते हैं तो उसको जानबूझकर पीछे बिठाना पड़ता है नेक्स्ट आप लिखें क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अब हम बात करेंगे इनकी गैमेट्स की बात करेंगे। तो आपने सुना होगा कि डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए जानते हैं, डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम, ये सारे के सारे कैसे रिलेटेड हैं, ये सारे की सारी चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं। इसी के अंदर क्रोमोसोम के अंदर ही सारी की सारी जो हमारी पूरी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी इसी के अंदर स्टोर रहती है, ठीक है। लिखिएगा, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। क्रोमोसोम इज अ thread like structure chromosome is a thread like structure in the nucleus of a cell formed of DNA in the nucleus of a cell formed of DNA which carries the genes. Which carries the genes. Which carries the genes. Next point. A gene is a unit of DNA on a chromosome. A gene is a unit of DNA. A gene is a unit of DNA
on a chromosome which governs the synthesis, gene is a unit of DNA, on a chromosome which governs the synthesis of one protein that controls a specific character or trait of an organism. That controls a specific character or trait of an organism. ठीक है, तो chromosome is a thread-like structure in the nucleus of a cell formed of DNA which carries the genes. क्रोमोसोम जो है एक थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस में किसके? न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए व्हिच कैरीज द जीन्स. तो हम ये कहते हैं कि जैसे ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स हैं, और अगर हम अपने ब्रेन के सेल्स की बात करें तो उनको हम न्यूरॉन्स बोल देते हैं. तो वो सेल्स जो कि डीएनए के बने हुए होते हैं, वो सेल्स जो कि डीएनए के बने हुए होते हैं, उन सेल के न्यूक्लियस के अंदर पतले पतले धागों जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्रोमोसोम बोल देते हैं. ठीक है, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, द सेल विच इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए. ठीक है, और इस डीएनए के अंदर ही जीन्स होते हैं, इस डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं. अब जीन क्या है? जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए. यूनिट ऑफ डीएनए मतलब डीएनए का सबसे छोटा पार्ट, उसको हम जीन बोल देते हैं. A gene is a unit of DNA on a chromosome which governs the synthesis of one protein that controls a specific character or trait of an organism. भाई बिहेवियर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना. एक बिहेवियर ये है कि हमको गुस्सा बहुत आता है. एक बिहेवियर ये है कि भाई कोई चीज़ हम याद करते हैं हमको याद रह जाती है. एक बिहेवियर ये है कि हमको मीठे और नमकीन में नमक वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पसंद है. तो ये तीन अलग अलग तरीके के बिहेवियर हो गए ना. एक तो हो गया हमारे टेस्ट बर्ड से रिलेटेड, ठीक, और एक हो गया हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड कि हमको एग्रेसिव हैं या हम बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो वहाँ एग्रेशन देखने को मिलता है, तो बड़ा गुस्सा आ जाता है. और एक चीज़, एक करेक्टरिस्टिक जो हो गया वो हमारी मेमोरी पावर से रिलेटेड हो गया. तो ये जो जीन है, एक तरीके का जीन जो है वो एक तरीके के बिहेवियर को ही स्टोर करता है. ठीक है, एक तरीके के बिहेवियर को ही स्टोर करता है, और उसमें एक ही तरीके का प्रोटीन सिंथेसिस होता है. अगर मान लीजिए मेमोरी पावर वाला प्रोटीन सिंथेसिस होना धीरे धीरे बंद हो गया बॉडी में, तो धीरे धीरे चीज़ें हमको याद रहनी बंद हो जाएंगी. ठीक है, गुस्सा आने वाला प्रोटीन सिंथेसिस आना बंद हो गया तो कोई हमें कुछ भी बोल जाएगा, हमें गुस्सा ही नहीं आएगा. ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, जीन्स और डीएनए, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है. ठीक है, चलिए जी आगे का फिर कल देखते हैं.